अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शिराजी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये एक वाज़े बयानिया काफ़ी देर से रह चुका है कि पाकिस्तान की सियासत में पैसा का किरदार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता गया 80 की दहाई के बाद से, और उस वजह से ईमानदार और अच्छे लोग सियासत से बरतरफ हो गए। उसमें जो एक बुनियादी इशू था वो तरक्याती फ़ंड्स के किरदार का था। अक्सर जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने सियासी मुखालफिन पर इल्ज़ाम लगाते थे वो यही था कि वज़ीर आज़म अपने डिस्क्रेशन के ज़रिए तरक्याती फ़ंड्स रिलीज़ करते थे सूबाई असम्बली के अरकान को, कौमी असम्बली के अरकान को, और उस तरीके के साथ वो ना सिर्फ प्री पोल रिगिंग करते थे लेकिन डेवलपमेंट फ़ंड्स उन मुस्तहिक जगहों के लिए भी वो फ़ंड डाइवर्ट हो जाता था और अपनी ख़ास कंस्टिट्यूंसीज़ पर इस्तेमाल किया जाता था ताकि किसी तरह से वोट में इजाफा हो। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर वही तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर मेंबरान, खसूसी तौर पर जो बाय इलेक्शन देखने को मिला जिस हवाले से हमने इस शो पर भी बात की थी जो कि नौशेरा में हुआ था, लेकिन उसके साथ भी अदालत उज़्मा ने इस केस का नोटिस लिया था। अब उसी सिलसिले में फ़ैसला तो आ गया है और 5 मेंबर बेंच के फ़ैसले को अब क्योंकि उसको रिलीज़ कर दिया गया है उससे वो मुतमईन हुए हैं वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी के जवाब से। जनाब शिराजी साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी इसमें आ चुका है पोजीशन कि जी कोई तरक्याती फ़ंड्स नहीं इस्तेमाल किए वज़ीर आज़म ने, और ना तो वज़ीर आज़म ने एलोकेट किए किसी भी लेजिस्लेटर को। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए सर अब किस तरह स्ट्रीमलाइन किया जाए कि इस बात को भी ख़त्म करें। अब जो आपके लेजिस्लेटर हैं, और हम कितनी बार इसी शो पे यही डिस्कशन करते हैं कि 85 के इंतखाब के बाद जो ये थाना कचहरी की सियासत है उसको ख़त्म करें और बड़े बड़े इशूज़ पर आएँ। सर तरक्याती फंड्स लोकल बॉडीज़ को करना चाहिए, लेकिन लोकल बॉडीज़ भी किस तरह एक्सपेंड करें जब आपने उनको डिसॉल्व किया हुआ है। बिल्कुल असद, अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप किया और मेरा ख्याल में मेरिट पे टेकअप किया, जिस तरह आपने भी कहा कि बुनियादी तौर पे जो पार्लिमान है जो कि सूबाई असम्बलियाँ हैं या फिर कौमी असम्बली है और सेनेट है, इन ऐवानों का बुनियादी काम कानून साजी करना है। इनका काम गली महल्ले में या शहरों में तरक्याती काम करना, गोया कि सड़कें बनवाना, नालियाँ बनवाना और डिस्पेंसरियाँ बनवाना या स्कूल बनवाना हरगिज़ नहीं है। लेकिन देखा ये गया है कि इस मुल्क के अंदर ये ऐवान बुनियादी तौर पे अपना जो असल काम है उससे तो बिल्कुल आ रही है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस तरफ तो गए नहीं हैं। हाँ, ये है कि थाने कचहरी की सियासत, पटवारी की सियासत और इसी तरह बाकी मामलात के अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा उन्होंने उनका अमल दखल है। और तरक्याती फ़ंड्स भी हमने माजी में देखे हैं कि इन्हीं MNAs को, इन्हीं MPAs को दिए जाते थे और इन्हीं के डिस्पोजल पे होते थे, और फिर वो जिस तरह के जिस इलाके में तरक्याती काम कराना चाहें, और उसमें भी फिर डिवीज़न हुआ करती थी। गोया कि जो आपके मुखालफिन हैं वो उन तरक्याती कामों से महरूम रह जाते थे और जो उस इलाके के MP MNA के फेवर में लोग वोट दिया करते थे उनके काम ज़्यादा होते थे। तो मेरा ख्याल में ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इन ऐवानों का जो असल काम है वो कानून साजी है, और जो तरक्याती काम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, टाउन लेवल पे जो हमारे बल्दियाती इदारे हैं उनको करना चाहिए। और इमरान खान साहब तो बड़े भरपूर नाक़िद रहे हैं माजी के अंदर, और यही बात वो कहा करते थे कि देखें ये जो तरक्याती फंड्स है वो MNA के हाथ में थमा दिए जाते हैं जिसके अंदर करप्शन भी होती है और फिर जो तरक्की का काम है वो भी ठीक अंदाज में नहीं हो पाता। लेकिन अब देखा यह गया है कि हुकूमत ने भी उसी रविश को अपनाया। इनिशियली इंप्रेशन यही दिया गया कि तरक्याती फंड्स दिए जा रहे हैं MNAs को, MPAs को, लेकिन जब अदालत ने इस मामले को उठाया तो वहाँ पर इस बात की वजाहत बहरहाल की गई कि यह ज़रूर होगा कि उस इलाके के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको इतना हक दिया जा रहा है कि वो अपने इलाकों में तरक्याती कामों की कम अज़ कम मसाइल की निशानदेही करें कि वहाँ पे क्या ऐसा करना चाहिए कि जिससे लोगों के मसाइल हल हों। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जो फंड्स हैं, ये जो रकूम है, ये उनके हाथ में थमा दी जाएंगी
और वो खुद बरह रास्त इनको इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं होने जा रहा। लेकिन तो शिराजी साहब, ये तो आपने बिल्कुल बात दुरुस्त की सर, लेकिन ये बताएं, अब ठीक अदालत उज़्मा ने कहा कि जी आपने जो जवाब दिया हमें वो तसल्ली बख्श है, हालांकि उसमें शायद एक जज साहब अभी भी मुत्तफिक ना हो, लेकिन उस पर जिस तरह डेवलपमेंट्स होंगी तो डिस्कशन करेंगे। लेकिन सर अगर आपके 3 सूबों में हुकूमत है, चलें 2 सूबों में हुकूमत है और तीसरे सूबे में आप एक कोalition में हैं, और चौथे सूबे में सिंध लोकल गवर्नमेंट्स एक्ट फील्ड में है, लेकिन सबको पता है सर, इस शो पे भी डिस्कस किया हमने कि उस कानून में कितने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, और जो सूबाई हुकूमत है सिंध की, कितने ज़्यादा उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के जो इख्तियारात हैं वो अपने में ही एब्जॉर्ब कर लिए हैं। पंजाब में सर PTI हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व कर दिया, अभी तक नया निज़ाम पर अमल दरामद नहीं हो पाया, बल्कि गैर हतमी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो उनके बहुत बुनियादी इस्लाहात थे इसी लोकल गवर्नमेंट के प्लान में, जिस तरह विलेज काउंसिल्स थे उस तरह के इशूज़ थे, उनको भी अब रोल बैक किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता से। बलोचिस्तान में भी लोकल गवर्नमेंट्स उस तरह डिसफंक्शनल हैं। खैबर पख्तूनख्वा सर आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि उसमें भी किस तरह के इशूज़ का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो शिराजी साहब, आप अपना आईन देख लें सर, और 18वीं तरमीम के बाद देख लें डिवोल्यूशन कितनी ज़्यादा अहम है। जब लोकल लेवल पे इस तरह के अदारे नहीं आप बना पाएंगे, क्योंकि पंजाब में आपको खदशा है कि मुस्लिम लीग नवाज ज़्यादा मकबूल है उस लेवल पे, या सिंध में आपको खदशा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ज़्यादा मकबूल है कराची शहर के लेवल पे, तो इसका हल क्या है सर? डिसफंक्शनल इन 4 प्रोविंसेस। नहीं, मेरा ख्याल में हाल तो इसके अलावा कुछ नहीं है कि आइन के अंदर जो एक निज़ाम वज़ा कर दिया है आप उसको फॉलो करें जी। गोया के पार्लिमानी निज़ाम के अंदर, जमहूरी निज़ाम के अंदर बल्दियाती इदारों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जी। और अगर जमहूरी दौर के अंदर इन इदारों को या तो डिसफंक्शनल रखा जाता है या इनके इलेक्शन नहीं कराए जाते वक्त पे, तो मेरा ख्याल में फिर इससे तो इस बात का अंदाज़ा लगाने में कोई हमें दिक्कत महसूस नहीं हो रही कि बुनियादी तौर पे जो हमारे सियासतदान हैं उनका माइंड सेट ये है कि वो हर चीज़ अपने हाथ में रखना चाहते हैं और डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे वो बिलीव ही नहीं करते। गोया के इख्तियारात की निचली सतह पे मुंतकिली उनके एजेंडे पे कम अज़ कम नहीं है। वो चाहते हैं कि जिस इलाके से वो MNA बने, जिस इलाके से वो रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हों, वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का कंट्रोल है वो भी उसके हाथ में होना चाहिए, और वहाँ पे जो तरक्याती काम है वो भी उसकी मर्जी से होने चाहिए। तो अगर आप ये करेंगे तो फिर तो मेरा ख्याल में ये इदारे या तो मुअत्तल रहेंगे, और या अगर होंगे भी सही तो अमलन उनको मुअत्तल करके रखा जाएगा। उनके लिए जो फंड्स की फरहमी है वो सूबाई हुकूमतों ने करनी होती है। बिल्कुल ठीक। इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। दोहराए बात करेंगे पाकिस्तान के मजमूई कर्जे के मुतालिक। हुकूमत बहुत ज़्यादा कोशिश तो कर रही है कि ये तारीखी मसला किसी ना किसी तरह से हल किया जाए, और इसमें जो एक अहम कदम है वो के इलेक्ट्रिक का किरदार है। अब पिछले कुछ दिन के इलेक्ट्रिक का जो एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है, शराजी साहब अभी हमें उसकी गहराइयों में जाके हमें बताएंगे इशू के डिटेल्स का, लेकिन रिसीवेबल्स और पेएबल्स का ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना चाहिए। लेकिन के इलेक्ट्रिक जो इतना कुछ वो करता था हुकूमती अदारों के साथ, अब उसमें कुछ ना कुछ लचक देखने को मिली है। उसमें जो एक बहुत बड़ा कदम है वो ये भी है कि मुकामी सालसी का किरदार तस्लीम कर लिया है लोकल आर्बिट्रेटर लंदन कोर्ट की जगह। शराजी साहब, सबसे पहले ज़रा के इलेक्ट्रिक पे होन इन करते हैं, और फिर उसके बाद जो इससे बड़ा कैनवस है जो IPPs के साथ भी मुआहदा होने को जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। जी सर। जी असद, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा गवर्नमेंट पावर सेक्टर को बड़ा सीरियसली एड्रेस करने की कोशिश कर रही है, और मेरा ख्याल में यही वजह है कि जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं वो भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रही हैं। तो के इलेक्ट्रिक जाहिर सी बात है कराची जैसे बड़े शहर को बिजली की फराहमी की जिम्मेदार एक कंपनी है, और उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कराची एक बड़ा शहर है और एक इंडस्ट्रियल शहर भी है, वहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो वहाँ पे बिजली का डिस्टर्ब होना, वहाँ पे तातुल यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए बड़ा उसके एक मायनी है। तो मेरा ख्याल में ये एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है कि जहाँ के इलेक्ट्रिक ने एक तो जो 1 फरवरी को ख़त लिखा है सेक्रेटरी पावर डिवीज़न को,
उसमें जो एक पुराना डिस्प्यूट एक तरह से चल रहा था, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश थी कि जो सालिस है वो बजाय लंदन में अब मकामी होना चाहिए, गोया के उसके ऊपर पहले मरले पे तो शायद के इलेक्ट्रिक मान नहीं रही थी, लेकिन अब ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि उन्होंने एक ख़त के ज़रिए इस बात को कंफर्म कर दिया है कि के इलेक्ट्रिक अब कोई भी डिस्प्यूट होगा उसके लिए लंदन में आर्बिट्रेटर के बजाय एक मकामी सालिस के ऊपर डिपेंड करेगी, और बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करती है। साथ में जो सर्कुलर डेट की आप ही बात कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए और हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है, तो गोया के इलेक्ट्रिक के भी जो वाजबात हुकूमती इदारों की तरफ बनते थे, को 250 अरब तक या 240 अरब रुपए तक हैं, अब उसमें भी ये कहा गया कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि के इलेक्ट्रिक ने कहा है कि वो सूद नहीं वसूल करेगी, बल्कि जो एक्चुअल रकम है अगर वो उस अदा कर दी जाए तो वो उनके लिए दुरुस्त होगी। लेकिन साथ में उन्होंने एक और जो बात की है वो ख़ुद ये कि कराची में अगर हुकूमत समझती है कि बिला तातुल बिजली की फरहमी को यकीनी बनाया जाए तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि फिर उनको गैस की फरहमी भी बिला तातुल होनी चाहिए, क्योंकि अगर गैस की मतलूबा फरहमी के जो के इलेक्ट्रिक के साथ एक एग्रीमेंट है उस मिकदार में उस प्रेशर के साथ, अगर क्योंकि प्रेशर भी अगर वो नहीं होगा तो फिर भी प्लांट नहीं चल पाएंगे। तो ये दो चीज़ें कहा गया है कि अगर इस बात की इन राइटिंग में यकीन दहानी हो जाए तो फिर के इलेक्ट्रिक इस बात की भी यकीन दहानी कराता है या कराती है कि कराची के अवाम को बिला तातुल फरहमी होगी बिजली की, सिवाय उन इलाकों के कि जहाँ पे चोरी हो रही है, अगरचे वहाँ पे भी अब उन्होंने कुछ ऐसा निज़ाम कर दिया है कि किस्तों में अगर आप अदायगी कर सकते हैं बिलों की तो फिर आपको वो सहूलत दी जा रही है। तो मेरा ख्याल में एक अच्छी डेवलपमेंट है। साथ में उनका एक डिस्प्यूट, अगरचे वो लिटिगेशन है, अदालत में चल रहा है, हम उसका जिक्र नहीं करते, बट सुई सदरन और एनटीडीसी को भी उन्होंने कुछ अदायगियाँ करनी है, तो वो उस मामले में भी के इलेक्ट्रिक की इस्तदा ये है, उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि हम भी सूद की जो रकम है उसको एक तरह से नहीं लेना चाहते, तो फिर ये है कि यहाँ पे भी उनको रिलीफ मिलना चाहिए कि जो वो एक्चुअल रकम है इन दो इदारों की वो पे करना चाहते हैं, और यहाँ पे भी उनको सूद के जो रकम है उसके अंदर रिलीफ मिलना चाहिए। तो देखें अगर वहाँ से एक पॉजिटिव स्टेप लिया गया है तो होपफुली गवर्नमेंट भी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करे और इस मामले को भी बेहतर अंदाज में हल कर दिया जाए। जनाब, मैं ज़रा इसी पर फ़ारूक सलीम साहब सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, सीनियर तजियाकार हैं, उनकी भी राय शामिल कर लूँ। जी फ़ारूक, वैसे तो बात की इलेक्ट्रिक की हो रही थी, लेकिन अगर इससे ज़्यादा जो वसी पिक्चर को देखा जाए सर, जो IPPs के साथ एक तारीखी मुआहदा, हुकूमत का कहना है एक तारीखी मुआहदा होने को जा रहा है। आप सबसे बेहतर जानते हैं सर मजमूई कर्जा का क्या इशू है, और 1994 और 2002 के जो IPPs या जो पावर पॉलिसीज़ बनाई गई थी वफाकी हुकूमत की जानिब से, वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह थी, चाहे डॉलर इंडेक्सेशन हो, चाहे कैपेसिटी पेमेंट्स हो, वगैरह वगैरह। सर, इसको सामने रखते हुए अब आपको ये डील मुस्बत लगता है या तामीरी लगता है? देखिए, जो बिजली के सारिफ हैं, चाहे वो घरेलू सारिफ हों चाहे वो कमर्शियल सारिफ हों, उनका मकसद, उनका काम दरख्त गिनना नहीं है कि हुकूमत ने कितने MOU साइन किए, हुकूमत ने कौन सा मुआहदा किसके साथ साइन किया। वो ये देखना चाहते हैं कि जो बिजली की कीमत उनके बिलों में आ रही है, जो टैरिफ वो पे कर रहे हैं, क्या इन सारी चीज़ों के नतीजे में वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ठीक है। देखिए, अगस्त के महीने में जब ऐलान किया गया कि MOU साइन कर लिया गया है, 800 अरब रुपए की अगले कुछ सालों में जो है वो बचत आ जाएगी, लेकिन अगस्त है और अब हम बैठे हैं फरवरी 2021 में। पिछले इन महीनों में कम से कम 6 दफा बिजली का टैरिफ बढ़ाया गया है। अगर आपका मुआहदा हो गया है, अगर हमें ये बताया जा रहा है कि 800 रुपए की बचत हो जाएगी, तो 800 रुपए की बचत कहाँ जाएगी। तो 3 मामले हैं। एक तो मामला है महंगी बिजली का, जिसके ऊपर हुकूमत काम कर रही है और उम्मीद है कि उसमें कुछ कमी आ जाएगी, लेकिन सार्फिन तक पहुंचने के लिए अगर कोई फायदा है तो जब तक चोरी नहीं रोकी जाएगी, अगर 25% चोरी हो रही है, 10% वसूली नहीं हो रही, तो आप सोचिए 35% तो यहाँ पे गुजर गया मामला। तो जब तक इन दो चीजों के ऊपर हुकूमत हमें कुछ कारकर्दगी नहीं दिखाएगी, काम करते रहे कैपेसिटी पेमेंट के ऊपर, वो सीरियसली हुकूमत के भी बस से बाहर की बात है। मुआहदे PMLN कर चुकी है, उनकी आर्बिट्रेशन जो है वो भी पाकिस्तानी अदालतों में नहीं होती, वो मुल्क से बाहर होती है। जो चीजें इनके कंट्रोल में है, चोरी रोकना और वसूली पूरी करना,
इन दो चीजों में कतन किसी किस्म की कोई कारकर्दगी सामने नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक। फ़ारूक सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने, अपना कीमती वक्त हमें देने का। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी मजमूई कर्जे के हवाले से। अब याद रहे कि 90 की दहाई में जब ऐसा लग रहा था कि बिजली का बहरान बहुत शिद्दत से बढ़ता जा रहा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 1994 की पावर पॉलिसी इम्प्लीमेंट की थी, जिसके बाद फिर जो सरमायाकार अदारे थे उनको इस तरह की कंसेशंस मिली, चाहे वो डॉलर इंडेक्सेशन हो, इंपोर्टेड फ्यूल का इस्तेमाल हो, कैपेसिटी पेमेंट्स हो। कैपेसिटी पेमेंट्स यानी अगर बिजली इस्तेमाल ना भी की जाए, हुकूमत को तब भी अदायगियाँ करनी होंगी। ये सब का सब मिला के एक सिलसिला चलता रहा, जिससे मजमूई कर्जे में बेतहाशा इजाफा हुआ और जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में वही पीपल्स पार्टी की पॉलिसी को फिर आगे बढ़ाया 2002 की पॉलिसी के ज़रिए, और IPPs ने एक बार फिर बहुत ज़्यादा कंसेशंस को उनका फ़ायदा उठाते हुए, हालांकि ग्रिड में इस एक तरह से पावर का इजाफा तो हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो सर्कुलर डेट है वो भी सबके सामने है। तो शराजी साहब, ये तो बात हो गई मुआहदे की, और फ़ारूक सलीम साहब का भी पॉइंट अपनी जगह कि आप बेशक मुआहदा कर लें, MOU कर लें, लेकिन कंज्यूमर की आम जिंदगी को क्या फ़ायदा हुआ, उस पॉइंट को एक सेकंड पार करने से जो 1994 की पावर पॉलिसी थी और 2002 की पावर पॉलिसी थी और फिर बाद में जो उन पर अमल दरामद हुआ, उस पर शराजी साहब क्या कभी कोई बात नहीं की जाएगी, कोई तहकीक, कोई तफ्तीश? जो लोग फिर साथ में उनके बेतहाशा मफादात का टकराव हुआ, वो खुद बहुत बड़े एनर्जी इन्वेस्टर बन गए उसके साथ और उसके साथ साथ सर, जो आपने बिल्कुल बगैर किसी शफाफियत के इन पावर पॉलिसीज़ को इस मुल्क पर मुसल्लत किया, और जो बेतहाशा आपको अब कर्जा नज़र आता है, जो कि शायद हर कोई भी आप नैब का केस सामने रख लें तो इट विल पेल इन कंपैरिजन, उसका कोई एहतसाब होगा, कोई तहकीक होगी, कोई सवालात के जवाब मिलेंगे कभी? असल में तो असद होना यही चाहिए था कि ये वो मसाइल थे जिनके ऊपर कमीशन बनने चाहिए। अगर आपने शुगर कमीशन बना दिया, आटा कमीशन, असल में तो पावर के ऊपर कमीशन बनना चाहिए था कि सालों साल से इस गरीब आवाम को लूटा जा रहा है और लोग अरबों खरबों पति हो गए हैं, और इतने लंबे मंसूबे किए गए और वो सारे के सारे इन्वेस्टर फ्रेंडली किए गए। इम्प्रेशन ये दिया गया कि पाकिस्तान में एनर्जी की नीड्स हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन रहा नहीं है, पाकिस्तान बड़ा मजबूर है, हमें इन्वेस्टर्स की बातें माननी पड़ेंगी। और बाद में चला कि कुछ थोड़े बहुत तो बाहर के थे, बाकी लोकल इन्वेस्टर्स थे, वो हुक्मरानों के कहीं ना कहीं दोस्त थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और उनको टिका के फेवर दी गई। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि कैपेसिटी पेमेंट हो गई या डॉलर्स के अंदर आपने पेमेंट करनी है, भाई खुदा का वास्ता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मुआहदे यहाँ हो रहे हैं और आप पेमेंट्स कर रहे हैं फॉरेन करेंसी के अंदर। नहीं तो डॉलर 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए करता है। शराजी साहब, आपकी इस पे क्या राय है सर? जो वो आगे से कहते हैं कि जी देखें, आपको इन्वेस्टर अट्रैक्ट करना था और बिजली का बहरान बहुत ज्यादा संजीदा था, उस हवाले से क्या कहते हैं जनाब? नहीं, मेरे ख्याल में डेफिनेटली यही तो उज़्र पेश करते हैं, यही तो उज़्र पेश किया जाता है कि एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी कि हम एक तो रेट्स बड़े ऑफर करते हैं उनको ताकि इन्वेस्टर आए। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, बाहर का इन्वेस्टर डरता है यहाँ पैसे लगाने को, हर किसी को खतरा होता है कि जैसे हुकूमत तब्दील होगी उनका सरमाया डूब जाएगा। तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं थी, पाकिस्तान के इंडेक्स अच्छे हैं नहीं, तो लिहाजा ये तो मजबूरी थी। और कमीशन भी कल को बनेगा तो यही है। लेकिन मेरे ख्याल में जो चीज़ें असद की जा सकती हैं वो ये है कि एक जो 25% बिजली चोरी हो रही है जिसका जिक्र किया उन्होंने भी, कि उसको रोका जा सकता है मेरे ख्याल में। साथ में आप सस्ती बिजली के जराए पे जा सकते हैं भाई, सोलर एनर्जी की तरफ आप जा सकते हैं, आप विंड एनर्जी की तरफ जा सकते हैं, आप पन बिजली की तरफ जा रहे हैं। नीलम झेलम के ऊपर आपने 970 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी डेवलप कर ली, लेकिन हालत यह है कि आपने ट्रांसमिशन लाइन नहीं बिछाई। गोया कि बिजली अगर पैदा हो भी जाए तो आप उसको नेशनल ग्रिड में ला नहीं सकते क्योंकि आपके पास ट्रांसमिशन लाइन नहीं है। वजह यह थी कि बुनियादी तौर पे आपने IPPs को सर पे बिठा रखा था, उनको आपने फेवर देनी थी, और ये मनसूबे अगर चीन के ताउन से किसी और के ताउन से बन भी गए
तो आपने ट्रांसमिशन लाइन नहीं बिछाई क्योंकि आपकी तरजीहात ये थी नहीं। तो मेरे ख्याल में तरजीहात को दुरुस्त करना पड़ेगा और हमें सस्ते ज़राए की तरफ जाना पड़ेगा। अगरचे आप कुछ डैम्स वगैरह बन रहे हैं, दयामिर भाषा डैम भी बन रहा है, महमद डैम भी बन रहा है, इस तरह के दीगर छोटे बड़े डैम बन रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर असद 70,000 मेगावाट पन बिजली की फिजिबिलिटी रिपोर्ट पिछली 3 दहाइयों की पड़ी हुई है। 30-40 साल पहले ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट इस वक्त भी पावर मिनिस्ट्री के पास मौजूद होगी, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर 70,000 मेगावाट पन बिजली पैदा करने का पोटेंशियल मौजूद है। खुदा का वास्ता उसको उठाएं और इम्प्लीमेंट करें और जान छुड़वाएं। इससे लोगों को जो आज 30-35 रुपए यूनिट मिल रहा है, यही यूनिट 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए पे आ जाएगा। अच्छा जनाब, इसी पे 1-2 इशू जो कि पावर सेक्टर के साथ जुड़े होते हैं, इसमें सर जो नेपरा का किरदार है, अक्सर कहा जाता है कि जी रेगुलेटर को आईपीपीज़ के साथ इतना भी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, इस रिश्ते में शायद इतनी भी ज़्यादा शफकत नहीं होनी चाहिए। तो उस हवाले से शराजी साहब क्या कहते हैं, और वो जो रिपोर्ट्स जो कहती हैं कि जी नेपरा का भी इसमें एक वाज़े किरदार है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा संजीदा होना चाहिए था। और उसके साथ सर डिस्ट्रीब्यूशन, अब आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि कैपेसिटी का शायद उतना मसला नहीं है जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन का है, और डिस्ट्रीब्यूशन का इशू आता है क्योंकि वो चोरी से जुड़ा हुआ है। व्हेन यू लुक एट दीज 2 इश्यूज टुगेदर शराजी साहब, इनका क्या हल है सर? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पिछली हुकूमत में भी यही था कि अगर आपने 26,000 मेगावाट तक बिजली पैदा करने की एबिलिटी हासिल कर ली है, लेकिन आपकी जो नेशनल ट्रांसमिशन है वो 18,000 मेगावाट से ज़्यादा बोझ बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। वो अगर आपके पास ओवर एंड अबव अगर कोई है भी सही एनर्जी, तो आप उसको ट्रांसमिशन लाइन में नहीं डाल सकते भाई। तो फिर पैदा करने का क्या फ़ायदा? कैपेसिटी आपने बढ़ाई है बट जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको आपने अपग्रेड नहीं किया, तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा इशू है। साथ में बिल्कुल आपने ये कहा कि नेपरा का किरदार ये है कि उसने जो आम आदमी है, जो क्लाइंट है, उसकी भी आपने जो मफादात है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर बिजली पैदा करने वाली कंपनियां जो ऑयल की बुनियाद पे जो इंपोर्ट होता है, जाहिर सी बात है उसकी बुनियाद पे अगर वो चाहती हैं कि कीमत बढ़ा दी जाए तो कुछ समझ आती है, बट जो बिजली चोरी हो रही है, जो लाइन लॉसेज हैं, अगर वो भी आम कंज्यूमर की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए, और मेरे और आपसे जो कि ना तो बिजली चोरी कर रहा है ना ही हमें लाइन लॉसेज से कोई ताल्लुक है हमारा, अगर वो भी हमने पे करने हैं और अगर नेपरा उस मामले पे भी इन्वेस्टर को फैसिलिटेट कर रहा है, तो फिर बड़ी अफसोस की बात है। इसको देखना चाहिए कि खुदा का वास्ता ये चार्ज एडिशनल तो ना डाले जाए ना, जो हैं असल वो ज़रूर लें, बट जो लाइन लॉसेज हैं या जो थेफ्ट है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो स्टेट की है या वो कंपनीज की डिस्ट्रीब्यूशन की है, उन्होंने उसको देखना है, मैंने नहीं देखना। इन एरियाज के अंदर चाहिए कि जो आम आदमी है, जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हाँ, जहाँ जाहिर सी बात है कंपनीज को फ्यूल की मद में जाहिर सी बात है जो मेजर जो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है वो फर्नेस ऑयल है, जो आपका वहाँ पे रेट आलमी मार्केट में बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है जब आप महंगा ऑयल ख़रीदेंगे तो उसको तो पास आना आपने कंज्यूमर की तरफ करना ही करना है। ठीक है जनाब, वक्फा लेंगे, लेकिन वक्फे से पहले यही कहते चलें कि आप माजी में ज़रूर ना देखें। 1994 की बात ख़त्म हो गई, 2002 की बात ख़त्म हो गई, लेकिन मुस्तकबिल के लिए शायद इस तरह की पावर पॉलिसीज़ को अब पूरी तौर पर मुस्तरद करना होगा, और अगर एक नया लाहे अमल तय करना है तो पाकिस्तान के कंज्यूमर के हकूक़ का भी सोचना होगा। कैपेसिटी पेमेंट्स, डॉलर इंडेक्सेशन, इम्पोर्टेड फ्यूल, ये शायद वो पुराने मसाइल हैं जो कि आज के मजमूई कर्जा के मसले में तब्दील हो चुके हैं। वक्फे के बाद बात करेंगे सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे सेनेट के इंतखाबात के मुतालिक, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त को फाइनलाइज कर दिया है। जनाब शराजी साहब, जो कहा जा रहा है सर कि पीटीआई में कुछ नए चेहरे और पीपीपी और पीएमएलएन में कुछ पुराने चेहरे, आपने लेकिन देखा होगा सर जो सारी कंट्रोवर्सी है वो बलूचिस्तान के उम्मीदवार के हवाले से हो रही है, अब्दुल कादिर साहब, और उसके साथ साथ जो बीएपी का गिला है और पीटीआई के जो चाहने वाले हैं बलूचिस्तान में, उनका गिला है कि आप एक ऐसे आदमी को इस सीट से
एजाज़ें जिसके भरपूर इस तरह के खिदमात हैं एक पार्टी के स्ट्रगल के लिए, और जिस तरह आपने पिछले शो में ख़ुद कहा शराजी साहब पार्लिमानी ट्रेडिशन के लिए, किस तरह देखते हैं सर? और अगर आपकी इतनी तवील फहरिस्त है उसमें एक नाम पर फोकस करना क्या बजा है कि नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं है कि गिला कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुरुस्त नज़र आ रहा है। और अच्छा। यकीनी तौर पे उस अब्दुल कादिर बलोच साहब तो मेरे ख्याल में ऐवान का हिस्सा रहे हुए हैं बड़े तवील अरसे तक, और उस सूबे से यकीनी तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी पार्टी के लिए खिदमात हैं, उनको भी ज़रूर मेरे ख़्याल में कंसिड्रेशन में लाना चाहिए था। लेकिन अगेन ये फिर पार्टी के फ़ैसले होते हैं या पार्टी की आदत के, वो भी यकीनी तौर पे कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जो ना तो मीडिया पे आ सकती हैं, ना लोग उनको जान सकते हैं, लेकिन उन मजबूरियों की बुनियाद पे कुछ फ़ैसले होते हैं जो जिनमें लॉजिक कोई नहीं होती, लेकिन बहरहाल क़यादत की मजबूरियाँ होती हैं और उस बुनियाद पर उनको फ़ैसले करने पड़ते हैं। तो यही वजह है कि ऐसे हुए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो तासुर दिया जा रहा था बिलखुसूस PTI के बारे में कि शायद बहुत सारे ऐसे नाम होंगे कि जो खान साहब के एडवाइज़र्स के तौर पे काम कर रहे हैं या उनके करीब के लोग हैं या पार्टी के लिए उनकी कोई लंबी चौड़ी खिदमात नहीं है और उनका ताल्लुक़ कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई लंबा नहीं रहा, तो वो तासुर काफ़ी हद तक ज़ायल हुआ है। हाँ, कुछ नाम हम ये ज़रूर कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर सानिया निश्ता साहिबा हैं या हफीज़ शेख साहब। मेरा ख़्याल में एक केस में तो हम कह सकते हैं कि शायद उनकी परफॉर्मेंस से बड़े मुतमईन है वो सानिया निश्ता साहिबा की, लेकिन हफीज़ शेख साहब उनकी मजबूरी है कि बतौर वज़ीर ख़जाना पार्टी के अंदर कोई ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं है जो इतने बड़े कलमदान को संभाल सके और बेहतर अंदाज में चलाए, तो उनको लगा कि यकीनी तौर पे उनको फिर इस सीट के लिए जो है वो सेनेट के लिए उनको नामज़द किया जाए। बाकी मेरे ख़्याल में काफ़ी तक चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनको हम कह सकते हैं कि फ़ैसले दुरुस्त हैं, उसमें हमें कोई तो इसमें जनाब क्योंकि वक्त ज़रा कम हो रहा है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के प्रपोज़र और सेकेंडर भी साबिक़ वज़राए आज़म नुमाया हुए हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब PTI कई बार ये कहती चल रही है कि इसमें भी JUIF के लोग इनके साथ नहीं हैं और शायद मुस्लिम लीग नवाज़ के अरकान भी वोट ना दें। तो सर अब इतनी बड़ी शो ऑफ सपोर्ट के बाद क्या अभी भी वोट नहीं दिया जाएगा? ये देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में आप ठीक कह रहे हैं कि JUIF के मौलाना फजल रहमान साहब तो ये कह रहे हैं खुल के कि वो PDM के उम्मीदवार नहीं, वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन जो नई डेवलपमेंट उसमें नून लीग ने तो खुल के ये कहा है कि वो उनकी हिमायत करेंगे। तो उनकी हिमायत वैसे मैटर करती है, JUIF अगर हिमायत नहीं भी कर रही। लेकिन एक जो बात मैं समझता हूँ कि उनका इलेक्शन सेनेट का लड़ने से जो चीज़ ख़ुद पीपल्स पार्टी के लिए एक तरह से नुकसानदेह है या एक कमज़ोरी की जो है वो एक तरह से अलामत बन रही है, वो ये कि एक शख्स जो माजी में प्राइम मिनिस्टर रहा है और वो इंतखाबी सियासत के ज़रिए अवाम में पहुँचे थे, अब पीपल्स पार्टी अवाम को ये तासुर देना चाह रही है कि साउथ पंजाब या पंजाब के अंदर उनके वो लोग के जो वज़ारत उज़्मा के ओहदे पे फायज़ रहे हैं वो इस काबिल नहीं रहे हैं कि वो बराह रास्त इलेक्शन लड़ के अवान का हिस्सा बनाएं, लिहाजा मजबूरन उनको सेनेट के ज़रिए जो है वह अवान के अंदर लाया जा रहा है। तो ये जो एक मैसेज दिया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से, ये कोई दुरुस्त नहीं है, ये पार्टी के लिए एक तरह से डैमेजिंग है। ये पंजाब के अंदर बिलखुसूस के जो मेन बैटल फील्ड है, अगर वहाँ के वोटर्स को और सपोर्टर्स को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि अब पार्टी इस काबिल नहीं है, जिसके उनके रहनुमा इस काबिल नहीं है कि वो लोगों के वोटों के ज़रिए अवान का हिस्सा बने, बल्कि वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए अवान में जा रहे हैं, तो ये बड़ी एक नुकसानदेह बात है। मैं नहीं समझता कि इस बात को जो है वो एक तरह से कंसिडरेशन में ला के फैसला किया गया। अगर ये इस पे गौर खौस होता तो गिलानी साहब शायद ये इलेक्शन ना लड़ते, किसी और टेक्नोक्रेट या किसी और शख्सियत को जो माजी में भी इसी रास्ते से अवान का हिस्सा बनते रहे उनको लाया जाता। बिल्कुल ठीक। और शायद इसी इंतखाब का रेफरेंडम यही हो कि जब हर एक वोट गिना जाए तो पिछले सेनेट के इंतखाबात जैसा होगा, यानी बेतहाशा कंट्रोवर्सी, धांधली के इल्ज़ामात और पैसों के किरदार का एक बार फिर वाज़े होना, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिशें अपनी तरफ, मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी ने जो बार बार कहा है कि इस प्रोसेस में इस्लाह होना है, वो भी अपनी तरफ इस बार अगर पैसे के किरदार से आप इस चीज़ को शफाफ रखें, वो शराजी साहब शायद अभी भी देखना होगा, उस पर तवज्जो डालनी होगी कि
ये सेनेट के इंतखाबात उस तरह कामयाब हो सकते हैं कि नहीं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और कल तक इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।